Okay, now see chapter number 12 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हम सब इलेक्ट्रिसिटी का आज की जनरेशन के लिए या हमारी आने वाली जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स में से एक है। जैसे रोटी कपड़ा मकान था ना, रोटी कपड़ा मकान और इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो किससे रिलेट करती है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? It is presence or flow of charge। ठीक है, क्या देखने को मिलेगी? It is a presence or flow of charge। जब कहीं पे भी आपको चार्ज देखने को मिले या वो फ्लो करते हुए देखने को मिले, तो आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी। मींस जब कहीं पे भी चार्ज प्रेजेंस हो या फ्लो कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हमारे लिए मेन पॉइंट आता है चार्ज। ठीक है, अब हमें अगर चार्ज पता हो तो हम इलेक्ट्रिसिटी बता सकते हैं। तो चलिए चार्ज देखते हैं क्या होगा। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये एटम की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मींस आपको पता है ना, एटम जैसे ऑलमोस्ट सारी चीजें एटम से ही बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं चार्ज भी एटम से ही बना हुआ है, इसलिए वो उसकी प्रॉपर्टी को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वो आपको यहाँ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। क्या? चार्ज। ठीक है, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं। एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये कैसे होगा? मतलब देखो, अगर प्लस और प्लस है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। मींस एक दूसरे से दूर जाएंगे। नेगेटिव माइनस और माइनस है तो सिर्फ ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, मींस रिपल करेंगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये एक दूसरे की तरफ क्या आएंगे? क्लोज आएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? अट्रैक्शन। सो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। मींस लाइक चार्ज रिपल करेंगे और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज SI यूनिट इज कॉलम। सी, इसका SI यूनिट क्या है? कॉलम। मींस सी आपको देखने को मिलेगा। ये तो SI यूनिट हुआ, पर चार्ज का सिंबल क्या होता है? Q। मतलब कहीं पे भी अगर Q लिखा हुआ हो तो समझ जाना ये क्या है? चार्ज है। और कहीं पे भी चार्ज का सिंबल पूछा जाए तो Q, और SI यूनिट पूछा जाए तो क्या होगा? कूलम आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब देन आफ्टर अब हमने अगर चार्ज के बारे में देखा, सो चार्ज की कुछ वैल्यूज भी होंगी। सो देखो, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यस, तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना देखने को मिलेगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपको देखने को मिलेगा। प्रोटॉन के लिए भी सेम माइनस नहीं होगा, क्या आपको देखने को मिलेगा? पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज, मतलब एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे।
तो उसको डिवाइड किया गया n के साथ 6.25 into 10⁻18। ठीक है, आपको कितने देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज में 6.5 into 10⁻18 जितने आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? इसके लिए एक फॉर्मूला बनाई गई Q is equals to NE। ओके, मींस Q is equals to NE। ठीक है, मतलब N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला, और Q खुद ही चार्ज है। ओके, इस तरीके से इसकी फॉर्मूला बनाई गई। पर अगर आप जानना चाहो कि ये नंबर कैसे आया सर, ठीक है, सो हमें n फाइंड करना है, तो क्या होगा Q अपॉन E। Q हमने कितना लिया 1 कॉलम, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1.6 into 10⁻19। इसका डिवाइड करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी। आपकी बुक में 6 into 10⁻18 दिया होगा, ठीक है, पर एक्चुअली डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आती है। ये भी है, मतलब अराउंड है तो सही है, बट परफेक्ट डिवाइड करने के बाद आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी, जिससे हमें क्या पता चलता है कि एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6.25 into 10⁻18 आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, किसमें? 1 कॉलम चार्ज में। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट द नाउ सी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, आपको 2 टाइप्स में देखने को मिलती है। पहली होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम ये चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, पर हम जान लेते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस व्हेन चार्ज रिमेन कांस्टेंट। जब चार्ज कांस्टेंट हो, मतलब मूव नहीं कर रहे हो, तब हम उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बट व्हेन चार्ज आर मूविंग, जब चार्ज मूव कर रहे हो तब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उससे क्या कहा जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसे क्या कहा जाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मींस आपको क्या देखने को मिलेगा कि चार्ज रिमेन कांस्टेंट, मतलब जब चार्ज कांस्टेंट हो। आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा बॉम्ब वाला, जब आप उसे अपने बालों में फेंकते हो तो जो चार्ज है वो उस पे चिपक जाते हैं, मतलब साथ में रह जाते हैं, और फिर वो वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक है, वो मूव भी नहीं करते और वहीं पे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बट इसमें कैसे देखने को मिलेगा? सपोज कोई वायर है, जैसे आपने देखा है इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या करेंगे? इसी में मूव करते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इनमें से आपको प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलेगी। सो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि इट प्रोड्यूस करंट इलेक्ट्रिसिटी from the moving charge, and if it's remain constant then it is produce the static electricity. Okay, current, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये होता क्या है? इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब जितने टाइम में जितने चार्ज फ्लो करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। सो करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम आपको देखने को मिलेगा। मीन चार्ज अपॉन टाइम आपको क्या कहेंगे? करंट। करंट का सिंबल क्या होता है? I। ठीक है, सो इसको अगर सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है, चार्ज का सिंबल Q, टाइम का सिंबल T, करंट का सिंबल I, तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा ही यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है? एम्पियर आपको देखने को मिलेगा। साइंटिस्ट का नाम था एम्पियर, जिन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी, इसलिए उसको यूनिट भी उन्हीं के नाम से दिया गया है, एम्पियर। ओके,
एम्पियर में आपको कई सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे, जैसे डिस्टेंस में देखने को मिलता है किलोमीटर, किलोमीटर से छोटा मीटर, मिलीमीटर, ऐसे। तो यहाँ पर भी आपको 1 मिली एम्पियर मीन्स आप जानते हो कितना 10⁻³ एम्पियर होगा। 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर। ऐसे आपको इनके डिफरेंट वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगे। 1 माइक्रो एम्पियर आप जानते हो, माइक्रो मींस इससे सिंबलाइज होता है, 1 मिली एम्पियर इससे सिंबलाइज होता है। सो डिफरेंट वे में आपको वेरिएशन भी देखने को मिलेंगे। करंट को मेजर करने के लिए एक मीटर भी बनाया गया है। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। किससे मेजर कर सकते हैं? एमीटर से हम उसको मेजर कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ एमीटर वी कैन मेजर द करंट। ओके, अब एमीटर में कैसे होता है, ठीक है, देखो एमीटर के बारे में देख लेते हैं। एमीटर एक डिवाइस है, आपकी बुक में नहीं दिया होगा, तो गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत अच्छा उसका एक पिक्चर आएगा, उससे आपको ज्यादा आइडिया आएगा। एक है देखने को मिलेगा एमीटर का रेजिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा लो। रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इट इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। ये हमेशा आपको सीरीज में कनेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। कैसे, वो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूं। देखो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, बैटरी की एक बल्ब दिया हुआ है। जैसे आप की को ऑन करोगे करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो करंट यहां से जब पास होगा तब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एमीटर। एमीटर का सिंबल इजी है, सर्कल, और उसके अंदर ए आपको लिखना है। ओके, सो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो चार्ज यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं जितने टाइम में, उतना आपको एमीटर के अंदर उसकी रीडिंग देखने को मिलेगी। उसके मतलब उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो आगे बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे आप जितना करंट इस बल्ब को ऑन करने के लिए चाहिए, कितनी देर के लिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पर ये एमीटर में देखने को मिलेगा। और इसको सीरीज मतलब बल्ब के साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या कहा गया, इट इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। मतलब आपको हमेशा ये सीरीज में कनेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। सो इट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ सी, अब यहाँ पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट की व्यू से जाके देखते हैं। एक थियरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसको समझने के लिए पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पर 2 बीकर लिए हैं, दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। बीकर ए, बीकर बी, दोनों में मैंने यहां तक वाटर भर दिया, ठीक है। बीकर ए भी है, बी भी है। यहां पर मैंने इनको कनेक्ट किया कि अगर वाटर कम हो तो मूव कर सके। देखो जब पूरा फील्ड है, एग्जैक्ट पूरा तक फील्ड है, तो यहां से क्या यहां वाटर मूव करेगा, या यहां से यहां वाटर मूव करेगा। वाटर का आपको मूविंग होते हुए देखने को मिलेगा। क्या वाटर कहीं भी दिन दोनों जगह में से मूव करेगा? होते हुए आपको नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज दे आर फुल्ली चार्ज। अगर इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में कहूं तो इनके पास पूरा चार्ज फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का मूविंग होते हुए देखने को मिलेगा नहीं। बट मैं अगर यहीं पे जो बीकर बी है उसके वाटर को इतना कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है वाटर यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और इसी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। और दिस इलेक्ट्रिसिटी मूव, ठीक है। और इसी की वजह से, और इस डिफरेंस को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, जो आपको इलेक्ट्रिकल करंट में भी देखने को मिलेगा। मींस चार्ज जब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जो आपको दिख रहा है इट इज एन पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी के अंदर आपको फिर पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होते हुए देखने को
मिलेगा। मींस ये क्या इंडिकेट करेगा डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, देखो इतना डिफरेंस है। तो जब तक ये इतना इसको फिल नहीं कर देता तब तक इसके अंदर से आपको वाटर का फ्लो होते हुए देखने को मिलेगा। मींस चार्ज का फ्लो होते हुए आपको देखने को मिलेगा। और इसी चीज को क्या कहा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया है। देखो अब इलेक्ट्रिसिटी में बता रहा हूं, यहां पर कोई वायर लगाई गई है मेटेलिक, नीचे कनेक्ट की गई है बैटरी की। ओके, नाउ सी यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां मैंने कई सारे इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। अब जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करूंगा करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किसकी तरफ आएंगे, पॉजिटिव की तरफ, मतलब उनका डायरेक्शन यूं देखने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी क्या है इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स ईच अदर, वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो वो भी कहाँ जाएंगे इस तरफ। मतलब आपको करंट का फ्लो होते हुए कहाँ देखने को मिलेगा, ये तरफ देखने को मिलेगा। और ड्यू टू डिफरेंस आपको इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होते हुए देखने को मिलेगा। विच डिफरेंस, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, या चार्ज के डिफरेंस की वजह से ये सब कुछ आपको होते हुए देखने को मिलेगा। और इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, उसको हम जैसे डिनोट करते हैं V से डिनोट करते हैं। सो वर्क डन टू मूव, डेफिनेशन बता रहा हूं, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, ठीक है, देखो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, ठीक है, मतलब आपको एक चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, कहां से, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको ले जाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसकी फॉर्मूला बनाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, जो हमने डेफिनेशन में देखा उसी के बेस पे हमने इसकी फॉर्मूला बनाई। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है V, तो V इज इक्वल्स टू W, सॉरी वर्क का यूनिट जूल और Q, मतलब V इज इक्वल्स टू J अपॉन, सॉरी कॉलम यूनिट होता है, सो V इज इक्वल्स टू J अपॉन C आपको देखने को मिलेगा। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ठीक है, उसका ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की मदद से हम उसको क्या कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय वोल्ट मीटर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मुझे जानना हो कि 1 वोल्ट में कितना होता है, ठीक है, तो कैसे जानेंगे, तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी द 1 चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द 1 वोल्ट, ठीक है, क्या लिखोगे, व्हेन चार्ज टू मूव from one point to another is called 1 watt, ठीक है, मतलब जब 1 जूल वर्क डन हो और उससे एक ही चार्ज मूव हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब हम उसे क्या कहेंगे, 1 वॉल्ट कहेंगे। वॉल्ट को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि वो कभी ज्यादा बढ़ गया तो डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, तो उसके लिए क्या यूज होते हैं, सेल और बैटरी इज यूज्ड टू मेंटेन
बैटरी का यूज करते हैं किसको मेंटेन करने के लिए, वोल्ट को मेंटेन करने के लिए हमें सेल और बैटरी की जरूरत पड़ती है ताकि डिफरेंस एक मेंटेन रहे दोनों तरफ। मतलब जब इक्वल हो जाए तो ठीक, जब कम ज्यादा हो तो इनके थ्रू ही आपको मूव होते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे इसमें आपको देखने को मिला था। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, हमने देखा कि वोल्ट को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, वोल्ट मीटर यूज होता है। सो वोल्ट मीटर के बाद जैसे आपने देखा एम मीटर के बाद लो रेजिस्टेंस है तो इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। इट ऑलवेज कनेक्ट इन, वो आपको सीरीज में देखने को मिला तो ये किसमें देखने को मिलेगा, पैरेलल। ठीक है, अब कनेक्ट इन पैरेलल में कैसे, तो देखो अगेन बल्ब गिवन है, चार्ज गिवन है, की गिवन है। ठीक है, बल्ब लाइट कर रहा है, सो यहाँ पर जो भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर वोल्ट मीटर को आपको पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा इससे, या नीचे कनेक्ट करो या ऊपर, पर होना पैरेलल चाहिए। ठीक है, कभी भी उसके साथ सीरीज में वोल्ट मीटर नहीं होगा, तो अगर सीरीज में होगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बता भी नहीं पाएगा, इसलिए हमेशा उसको आपको पैरेलल में कनेक्ट करके रखना पड़ता है। और आपको एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ठीक है हायर पोटेंशियल टू, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन तो बायोलॉजी हो जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब करंट कहाँ मूव करेगा, जहां पर हाई पोटेंशियल होगा वहां से लो पोटेंशियल में। जैसे हमने देखा था ना, बीकर ए और बी था, ठीक है, तो ए से बी में जा रहा था क्योंकि बी में कम है, तो ए क्या था, हायर पोटेंशियल, और बी क्या था, लोअर पोटेंशियल। तो वो आपको हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में मूव करते हुए देखने को मिलेंगे। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि करंट इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और वो वहां पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिखाने का काम करेगा। ओके, ओम्स लॉ, साइंटिस्ट ने ओम, उन्होंने इसके बारे में, मतलब उनका एक लॉ था इलेक्ट्रिसिटी को लेकर रिगार्डिंग, क्या उनका लॉ था उसको समझने से पहले अगेन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हमें पता चले। अब यहाँ पर दो कंडीशन दी है, पहली कंडीशन में अगेन दो बीकर लिए गए, कनेक्ट किया गया ए, सॉरी इट इज द कंडीशन ए, इसमें यहां तक वाटर भरा हुआ है, इसमें यहां तक, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इतना, तो यहां से जो वाटर है वो कितना मूव करेगा, सिर्फ इतनी हद तक ही मूव करेगा। ठीक है, कंडीशन बी आपको गिवन है, सेम अगेन टू बीकर्स आर देयर। ठीक है, इसमें पूरा वाटर यहाँ तक भरा हुआ है और इसमें सिर्फ यहाँ तक ही भरा हुआ है, तो इसमें इसको इतना ज्यादा मूव करना पड़ेगा, यहाँ से जो वाटर है, मतलब सपोज करो अगर चार्ज है तो उसको इतना ज्यादा फ्लो करना पड़ेगा। तो मींस ओम्स ने यही बताया कि जब डिफरेंस ज्यादा होगा तब चार्ज ज्यादा मूव करेगा, मतलब तब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तब करंट भी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी कम तब करंट भी कम। मींस व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज हाई देन करंट इज आल्सो हाई, if potential difference is low then current is also low। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, और इसी के बेस पे उन्होंने रेजिस्टेंस बनाया। कैसे, पहले ओम्स लॉ को समझ लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, उन्होंने क्या बताया, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टिंग वायर, यहां मैंने बीकर लिया, आप वायर सपोज कर सकते हो, across 2 points of
मेटालिक कंडक्टिंग वायर, ठीक है, मेटालिक कंडक्टिंग वायर वो आपको किसके प्रपोर्शन देखने को मिलेगा, इज डायरेक्टली proportional to the current, ठीक है, कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना आपको करंट ज्यादा देखने को मिलेगा। सो समझ लो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, कि V जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, I के प्रोपोर्शनल आपको देखने को मिलेगा। अब अगर ये प्रोपोर्शनल हटाना था तो उनको एक कांस्टेंट टर्म लाना था, तो उन्होंने क्या फार्मूला बनाई, V इज इक्वल्स टू आई आर, और R मींस रेजिस्टेंस। I आपको क्या देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो किसमें फॉलो कर रहा है, टू द सर्किट, टू द करंट इन द सर्किट, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में और ज्यादा भी देखेंगे, ठीक है, और ज्यादा उसके बारे में समझेंगे ग्राफिकल बना के। देखो अगर आप ग्राफ भी बनाओगे ना, यहाँ V ले लो, एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल करंट ले लो, तो आपका ग्राफ भी जैसे जैसे V बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट भी आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो तब आपको इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होते हुए देखने को मिलेगा। और अगर R की फॉर्मूला बनानी हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, V अपॉन I, मतलब जब आप वोल्ट को और इलेक्ट्रिक करंट को डिवाइड करोगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा, उसका रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसके बारे में और ज्यादा डीपली है आगे स्टडी करते हैं। यहां तक समझ में आया, ये क्या होता है, इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग टू रेजिस्टेंस द फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या करता है कि मतलब जो चार्ज है उनको एक सिस्टमेटिक वे में और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उन्हें फ्लो करवाने का काम करता है। ये एक प्रॉपर्टी है। आपको ज्यादातर अभी हर एक जगह पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपने कई सारे स्विचेस में, इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में रेजिस्टेंस देखा होगा, ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्टेंस, मतलब प्रॉपर वे में द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब वो करंट को एक प्रॉपर वे में फ्लो कराने का काम करता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब हमने जब देखा V इज इक्वल्स टू आई आर था, तो R क्या हुआ, V अपॉन I, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर अब इसका ऐसा ही यूनिट देखें तो क्या था, ओम, ठीक है, जो आप ओम कहते हो वो वाला नहीं, पर इसका सिंबल आपको कुछ यूं देखने को मिलेगा। सो इट इज द सिंबल ऑफ द ओम आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप कह सकते हो, आपको जब भी रेजिस्टेंस की बात आए तो आपको इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसी के अंदर एक चीज यूज होती है, रियोस्टेट, जिसे रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, करंट के फ्लो को। एक मिनट, ठीक है, टू वेरियस रेजिस्टेंस के अंदर करंट के फ्लो को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, रियोस्टेट। इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस which used to control current in रेजिस्टेंस के अंदर ये करंट को मतलब कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे होता है, डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। कुछ फैक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं जिसपे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। कौन से वो फैक्टर्स है, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मतलब जितनी आपकी लेंथ ज्यादा होगी उतना आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। देखो अगर ये मेटालिक वायर है या इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा
उतना इलेक्ट्रिक डिफरेंस ज्यादा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, सो कहीं ना कहीं उतना ही आपको रेजिस्टेंस ज्यादा आते हुए देखने को मिलेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया मींस ये वाला, ठीक है, अंदर वाला आप कह सकते हो। ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको रेजिस्टेंस कम देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर करंट को मूव करने के लिए एरिया ज्यादा मिल जाएगा तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि वायर का जो मटेरियल है, ठीक है, जैसे अगर ये वायर सिल्वर की हो तो इसमें आपको रेजिस्टेंस कम देखने को मिलेगा, बड़ा आयरन की हो तो आपको उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल आयरन इज अ गुड मेटल, मतलब हायर मेटल्स में आता है और उसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई थर्ड प्रॉपर्टी इज नेचर ऑफ मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों चीजें बहुत याद रखना। देखो सीधा बताओ तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर फॉर्मूला बनाओगे तो L अपॉन A आ जाएगा, ठीक है, और L अपॉन A को प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहाँ पर एक यूनिट दिया हुआ है, इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, पर हमें भी यही जानना है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के। ओके, समझ में आया? तो ये तीन चीजें आपको मेनली याद रखनी है। एमसीक्यूज में फिंगर ब्लैंक्स में बहुत बार पूछे जाते हैं कि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या कुछ मटेरियल ऑप्शन में दे देंगे किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मूव मतलब रेजिस्टेंस होगा, तो वो आपको बताने का रहेगा। सो इट इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस। ओके।